वेलकम टू योर ओन चैनल आरंभ अध्याय। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट with our Article 33, 34 and 35 of our Indian Constitution. Article 33 restricts the fundamental rights of armed forces. Armed forces के fundamental rights को restrict करता है Article 33. It empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the armed forces, paramilitary forces, police forces and intelligence agencies. Article 33 Parliament को ये power देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। बाकी सब तो अपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए प्रोविजंस हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड की है, लेकिन क्या कोई आर्मी पर्सनल जो एक सीक्रेट ऑपरेशन पे जा रहा है वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करके सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को दे सकता है, रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे सकता है? नहीं। अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई इंटेल आउटपुट मिला है कि स्पेसिफिक जगह पे एक टेररिस्ट छुपा हुआ है, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी या कंसर्न डिफेंस फोर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी? ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेट ही रखेंगे। उस केस में वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता होगा, किसी मिशन पे जाते हैं, सीक्रेटिव मिशन पे जाते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस से उनका फ़ोन ले लिया जाता है। अब वो वहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हमारा फ़ोन है, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप उसको नहीं छीन सकते। इस केस में उनकी पर्सनल लिबर्टी भी छीन रही है। एक और एग्जाम्पल, कहीं पे वॉर हो रही है, कन्फ्लिक्ट जोन है, तो वी एज नॉर्मल सिटीजन्स, हमको कोई फोर्स नहीं करेगा, हमको कोई नहीं बोलेगा कि उस एरिया में जाओ, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पे जाना है और वो मना नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हमारा तो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर रहा है और इसकी इंश्योरिटी भी नहीं है कि अगर हम वहाँ गए तो हम वापस आएंगे भी या नहीं, तो हम नहीं जाएंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। नो, दे हैव टू गो। सो to maintain the security of the nation and to maintain the discipline among the armed forces, fundamental rights को restrict किया जाता है among the armed forces। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स आ जाती हैं, CRPF, CAPF, BSF, ITBP, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, IB, NIA में काम करने वाले सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है। हर किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हैं और फर्दर भी रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सच एज बार्बर्स, कुक्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स एंड टेलर्स एक्सेट्रा। जो कॉम्बैट में जाते हैं, जो फाइट करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के राइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं हैं। इस केस में उनके साथ जो जाते हैं, उनके कुक, बार्बर, टेलर, मैकेनिक्स, सब लोगों के राइट्स रिस्ट्रिक्ट हैं। द पावर टू मेक लॉज अंडर द आर्टिकल 33 इज conferred only on parliament and not on state legislature. Any such law can't be challenged in the court. आर्टिकल 33 में जो पावर दी गई है लॉज बनाने की, आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है। और इन सब मैटर्स में कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये वाला लॉ क्यों बना दिया आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, दिस राइट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं किया जा सकता है और कोर्ट भी इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। नेक्स्ट आर्टिकल 34 मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिविलियंस व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 34 कहता है कि जिस एरिया में मार्शियल लॉ लगा होगा वहाँ पे सिविलियंस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मार्शियल लॉ होता क्या है? मार्शियल लॉ की जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं की है। बेसिकली मार्शियल लॉ मिलिट्री रूल होता है, वो
तब इम्पोज किया जाता है जब एक्सट्रीम कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, जहाँ पे पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती है। वहाँ पे पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है आर्मी को कि आर्मी है वही डिसीजन लेगी, और आर्मी को इस केस में एबनॉर्मल पावर्स दे दी जाती हैं। मिलिट्री का ही सब रूल होगा, ऑर्डिनरी लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, नॉर्मल फंक्शनिंग जो डे टू डे एक्टिविटी होती थी वैसी नहीं होगी। मिलिट्री के पास पूरा राइट है कि वो अगर किसी पर्सन पे उनको सिर्फ शक है कि फ्यूचर में ये बंदा कन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है तो उसको शूट कर सकते हैं उसी समय। द मार्शल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मार्शल लॉ को नेशनल इमरजेंसी से कंफ्यूज नहीं करना कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, नहीं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है, हमने पूरी पॉलिटी कवर करनी है, इसको भी कवर करेंगे, लेकिन मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी से अलग है। नेशनल इमरजेंसी भी एक्सट्रीम केसेस में लगती है, लेकिन मार्शल लॉ उससे भी 2 कदम आगे की ही बात हो जाएगी, जब नेशनल इमरजेंसी से भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल वॉर छिड़ जाती है, ऐसा हो ना, लेकिन अगर इंडिया की किसी कंट्री के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है तो उस केस में क्या लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। पार्लियामेंट इम्पोज करना चाहे तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है, क्योंकि वॉर जो है एक क्राइटेरिया है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने का। लेकिन मानो उसी समय किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के कन्फ्लिक्ट राइज हो जाएं, रिबेलियन करने लग जाएं लोग कि हमको इंडिया से अलग होना है। एक तो वॉर चल रही है, दूसरा यहाँ पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि पुलिस जो है वो मेंटेन ही नहीं कर पा रही वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर। इस केस में मार्शल लॉ लग जाएगा। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो मिलिट्री जो है वो कंप्लीट चार्ज ले लेती है। ड्यूरिंग मार्शल लॉ द मिलिट्री फोर्सेज आर गिवन एबनॉर्मल पावर्स। हाँ जी, उनकी पावर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, उनके पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। आर्टिकल 35 it lays down that the power to make laws to give effect to certain specific fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। 35 कहता है कि जो लॉज बनाने की पावर है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16 में क्या था याद करो, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फंडामेंटल राइट्स की पूरी सीरीज कवर हो गई हैं, आप वो वीडियो देख लेना। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया कंसीडर किया जा सकता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये कि अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, या 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, डोमिसाइल है उनके पास वहाँ का, उस क्राइटेरिया को जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट बनाना डिसाइड करेगी सिर्फ पार्लियामेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि वो रेजिडेंट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट देंगे तो सारी जॉब जो होंगी वो तो अपने स्टेट के लोगों को ही देंगे, बाहर के लोगों को तो आने ही नहीं देंगे। इससे उनकी जो है रीजनल पॉलिटिक्स तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन बाहर का कोई पर्सन दूसरी किसी स्टेट में जाके जॉब ले ही नहीं सकेगा। इसीलिए सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये राइट दिया हुआ है कि वो रेजिडेंट्स को एक क्राइटेरिया कंसीडर कर सकती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 32 क्लॉज सी। आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स इशू की जा सकती हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 32 क्लॉज सी में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और बॉडी को भी ये पावर दे सकती है कि वो रिट्स इशू कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है 5 रिट्स इशू करने की। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास भी पावर होती है रिट्स इशू करने की।
अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन दोनों बॉडीज के अलावा किसी तीसरी या चौथी बॉडीज जिसको भी वो चाहे राइट दे सकती है कि वो भी रिट्स इशू कर सके। आर्टिकल 33 एंड 34 जो अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 33 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होंगे आर्म्ड फोर्सेस की, और उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर मार्शल लॉ लग गया किसी भी एरिया में इंडिया की टेरिटरी में, तो वहाँ पे सिविलियंस के फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और आर्मी को एबनॉर्मल पावर्स दे दी जाएंगी। इसी के साथ साथ और कौन से मैटर है जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23। अब आप बताइए 17 में क्या था? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, इन दोनों मैटर्स से रिलेटेड भी जो एक्ट बनेंगे, जो पनिशमेंट डिफाइन की जाएगी, वो भी पार्लियामेंट ही करेगी। अगर स्टेट्स के पास ये पावर दे दी जाती तो हर स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अपने अकॉर्डिंग सज़ा डिसाइड कर देती, तो हर स्टेट में अलग अलग सज़ा चल रही होती ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। इसीलिए सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये राइट दिया हुआ है। सो इसी के साथ हमने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर्स थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।